Assalamu alaikum students. Hope so you all will be fine. आज हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, या जिसे डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लॉर्ड रदरफोर्ड एक केमिस्ट था। 1911 की बात है ये। इसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ठीक है, जिसके नतीजे में इसने फिर अपना एक मॉडल पेश किया और उस मॉडल के अंदर इसने न्यूक्लियस को डिस्कवर कर लिया था। अब हम देखते हैं कि ये किस तरह का एक्सपेरिमेंट है और कैसे न्यूक्लियस जो है वो डिस्कवर हुआ था। इसने अपने एक्सपेरिमेंट में एक गोल्ड फॉयल यूज़ की, सोने की एक परत यूज़ की। ठीक है, इसी वजह से इस एक्सपेरिमेंट को गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है, जो कि फ़ेमस है, बहुत मशहूर है। ठीक है, इसने जो फॉयल यूज़ की उसकी थिकनेस कुछ इतनी है हमारे पास 0.00004 सेंटीमीटर, यानी कि ये बहुत ही स्लीक है, बारीक है। ठीक है, अब उसने किया क्या, उसने इस गोल्ड फॉयल में से अल्फ़ा पार्टिकल्स को गुजारा। अब अल्फ़ा पार्टिकल्स ऐसे तो नहीं पड़ी कि उसको नज़र आ जाए, जाहिर सी बात है किसी सोर्स से ही इसको हम क्या करते हैं, हासिल करते हैं। तो हमारे पास दो एलिमेंट्स होते हैं, एक पोलोनियम और एक रेडियम। ठीक है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इनमें से क्या होते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स जनरेट होते हैं। ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल्स होते क्या हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था या नहीं, लेकिन मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। हीलियम के जो न्यूक्लियस होते हैं ना, हीलियम के जो न्यूक्लियाई होते हैं उनको हम कहते हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स। ठीक है, अब ये जो हमारे पास परत है, फॉयल है, ये इतनी बारीक है कि इसके अंदर कम से कम हमारे पास एटम्स जो हैं वो एडजस्ट किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पर देखें तो मैंने 4 लेयर्स बनाई हुई हैं एटम्स की, हर एक एटम के अंदर उसका न्यूक्लियस भी है। ये नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास एक लेयर है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। अगर आप इसको यहाँ से उठा के यहाँ भी अगर आप एडजस्ट कर दें तो ये आपको नज़र आएगी, यानी कि इतनी बारीक है कि इसके अंदर बहुत कम ही एटम्स हमारे पास फिट आते हैं। और जितने कम से कम एटम्स आप यहाँ फिट करेंगे इस फॉयल के अंदर, उतने ही हमारे पास रिज़ल्ट्स अच्छे आएंगे। अब क्या हुआ, जब इसमें से पोलोनियम सोर्स में से हमने अल्फ़ा पार्टिकल्स को जनरेट करवाया इस फॉयल में से, ठीक है, तो कुछ हमारे पास इस तरह हुआ कि ये जो रेज थी, ये अब नॉर्मली देखा जाए, मतलब जो हमारी कॉमन सेंस काम करती है, क्योंकि गोल्ड फॉयल जो एक सॉलिड चीज़ है। ठीक है, रेज क्या करेगी, इस सॉलिड से स्ट्राइक होके, स्टक होके बैक बाउंस हो जाएगी, वापस चली जाएगी, ऐसे ना। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं होता। आप यूँ समझ लें कि ये जो गोल्ड फॉयल है आपके पास, ये वाली, ये बिल्कुल एक टिश्यू पेपर की तरह है हमारे पास, बिल्कुल बारीक सी टिश्यू पेपर की तरह, जिसमें से कुछ ना कुछ रेज़ क्या हो जाती हैं, पास हो जाती हैं। आगे हमने ये एक प्लेट लगाई हुई है, ठीक है, जिंक सल्फाइड की, जो कि हमारे पास क्या है, फोटोग्राफिक प्लेट है। और ये क्या काम करती है, एज डिटेक्टर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई, डिटेक्टर के तौर पे काम करती है। अल्फ़ा पार्टिकल्स जब इस फॉयल को क्रॉस करती हैं, ठीक है, तो इस प्लेट से आके टकराती हैं और यहाँ पे ये क्या पैदा हो रहा है, हमारे पास ग्लो पैदा हो रहा है। ठीक है, फ्लोरेसेंस पैदा हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हुआ क्या है, और डिटेक्टर इसको डिटेक्ट करके हमें बताता है कि ये जो हमारे पास है ग्लो कितनी इंटेंसिटी में पैदा हो रहा है और किस जगह पे पैदा हो रहा है। तो उसने जब देखा, रदरफोर्ड ने, कि गोल्ड फॉयल में से काफ़ी सारी जो रेज़ हैं, उसने राउंड अबाउट कोई ना 20,000 अल्फ़ा पार्टिकल्स फॉल करवाई थी। ठीक है, और जिसमें से मैक्सिमम जो थी ना हमारे पास रेज़, वो बिल्कुल सीधी, ये देख रहे हैं, बिल्कुल ही सीधी जो हमारे पास है ना, वो गुज़र गई, पास आउट हो गई। इसका उसने ये रिज़ल्ट निकाला कि एटम का जो है वो बहुत सारा हिस्सा क्या है, खाली है। ठीक है, मतलब बीच में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे वो मतलब डिफ्लेक्शन शो करवाएं। तो मैक्सिमम रेज जो थी हमारे पास वो बिल्कुल सीधी पास आउट होगी, बिल्कुल स्ट्रेट, यानी कि एटम का मैक्सिमम जो पार्ट है वो क्या है, खाली है। ठीक है,
अब कुछ रेस क्या होगी हमारे पास, स्लाइटली डिफ्लेक्ट हो गई, और कुछ हमारे पास क्या हो गई, बैक बाउंस हो गई। यानी कि इन डिफ्लेक्शन की वजह से उसको थोड़ा अंदाज़ा हुआ कि एटम के बिल्कुल मरकज़ में कोई ऐसी सॉलिड हैवी चीज़ मौजूद है जिससे ये रेज़ टकरा के डिफ्लेक्ट हो जाती हैं या डिफ्लेक्शन शो कर रही हैं। और इतनी सॉलिड चीज़ है, इतनी हैवी चीज़ है कि रीबाउंस हो रही हैं। ठीक है, ये देखें बिल्कुल बैकवर्ड जा रही है हमारे पास, ये देखें। ठीक है, तो इस नतीजे में उसने ये बताया, उसने कुछ ऑब्जर्वेशंस निकाली। उसने कहा कि हमारे पास जो एटम है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो प्लेनेटरी मॉडल में है, निज़ाम शमसी की तरह। जैसे सेंटर में हमारे पास सन है और उसके अराउंड प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। उसने यही कहा कि ये जो हमारे पास है प्लेनेटरी मॉडल रखता है। ठीक है, कि सेंटर में ये हैवी चीज़ मौजूद है जिसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं हमारे पास, वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। सेकंड पॉइंट हमारे पास ये बता रहा है, रदरफोर्ड ने ये ऑब्ज़र्व किया कि एटम जो है हमारे पास वो मुकम्मल तौर पे कंप्लीटली हमारे पास न्यूट्रल होता है। क्या होता है भाई, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल कैसे होता है, उसने कहा कि जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इसके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, जितने नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं उतने इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, जिसकी वजह से वो दोनों अपने इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देते हैं और हमारे पास एटम क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। थर्ड पॉइंट उसने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमारे पास क्या कर रहे हैं, हर वक्त रिवॉल्व कर रहे हैं और एनर्जी को क्या कर रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो होता कुछ यूँ है, क्योंकि उसने क्लासिक एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो उसकी थ्योरी ये कहती है कि अगर वो रिवॉल्व करते करते एनर्जी को रिलीज़ करता जा रहा है तो इट्स मीन्स कि उसका रेडियस कम होता जा रहा है। उसका रेडियस क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अगर आप इधर देखें तो अगर उसका रेडियस कम होता जाएगा तो वो तो ग्रेजुअली क्या करेगा, उसको फॉल कर जाना चाहिए ना, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि एटम का वजूद है। अगर न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन गिर जाता है तो एटम कोलैप्स हो जाएगा, एटम का वजूद ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। काफ़ी टाइम बाद देखा जाता है भी एटम जो है हमारे पास वैसे का वैसा पड़ा हुआ है, वो तो स्टेबल है। तो मीन्स कि उसने कहा कि अगर ऐसा है, क्योंकि रदरफोर्ड ये कहता है कि ये जो हमारे पास है स्टेशनरी नहीं है, इलेक्ट्रॉन ये हरकत करता रहता है और एनर्जी को कॉन्टीन्यूसली रिलीज़ करता रहता है। मैं वर्ड बोल रहा हूँ कॉन्टीन्यूसली, लगातार। तो जब वो कॉन्टीन्यूसली रिलीज़ करता रहेगा तो इलेक्ट्रॉन का जो रेडियस होगा वो देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ऐसे कम होता जाएगा और कम होते होते बिल्कुल यानी कि उसको न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इस वजह से ये थर्ड पॉइंट जो है इसका क्या बन गया, डिफेक्ट बन गया, इसकी लिमिटेशन बन गई। आपकी बुक के अंदर जो लास्ट इसका लाइंस है ना, वो इसके डिफेक्ट्स की हैं कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अगर वो मतलब कॉन्टीन्यूसली एनर्जी को रिलीज़ कर रहे हैं और वो क्लोज होते जा रहे हैं, रेडियस कम होता जा रहा है, तो उनको न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसी वजह से इसके मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस मॉडल ने एक डोर ओपन कर दिया बाकी साइंटिस्ट के लिए। मींस कि इसका ये जो मॉडल था ना वो इसी एक वजह से तो मतलब फ़ेल हो गया, लेकिन इसने बाकी जो चीज़ें बताई, ठीक है, जैसे न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई, ठीक है, इसने इन बातों की वजह से इसने एक डोर ओपन कर दिया कि बाकी साइंटिस्ट के लिए एटम को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत सारे रास्ते निकलने पड़े। ये जो रास्ते निकले, ठीक है, ये फिर बाकी साइंटिस्ट के लिए आसानियां पैदा कर गए। तो इसी वजह से रदरफोर्ड को मींस के अहमियत तो दी गई, लेकिन इस एक डिफेक्ट की वजह से मींस के कि इसने बताया कि इलेक्ट्रॉन कॉन्टीन्यूसली एनर्जी रिलीज़ करता रहता है और इसका रेडियस कम होता जाता है, तो इसको अल्टीमेटली फॉल कर जाना चाहिए न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसीलिए इसका ये मॉडल ज़्यादा देर तक नहीं टिक सका और ये रिजेक्ट हो गया। ये था आज का टॉपिक, आप इसको समझें। इसमें कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती
मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं और इसको बुक से रीड कर लें एक बार। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।